इस बुक की अच्छी बात क्या है, इस हैंडबुक ऑफ मैथ्स की, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है ये एक तरह से डिक्शनरी की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे मैथ्स में कोई वर्ड आपको समझ में नहीं है, जैसे मान के चलो आपको कोडोमेन समझ में नहीं आया, आप गए उस सेट्स रिलेशन पे, कोडोमेन को देखा और वहां पर इसका डेफिनेशन है। तो जो बच्चों के छोटे छोटे डाउट्स होते हैं ना, जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इस कंफ्यूजन को क्लियर कर दोगे, पहली बात। दूसरा, इस बुक की खास क्या है कि सारे के सारे फॉर्मूले अब आपके जो है एक साथ हो गए, आपको फॉर्मूले के लिए बार बार कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तीसरा क्या है कि एक तरह से ये शॉर्ट नोट्स भी हैं आपके, जो बच्चे अपने बनाते हैं अच्छी बात है, जो शॉर्ट नोट्स है। चौथा काम क्या है, इसमें क्या करना, जो फॉर्मूले आपको आते हैं उसको टिक कर देना, जो फॉर्मूले नहीं आते उसको क्रॉस कर देना। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले जो याद नहीं रखने हैं उनको भी क्रॉस कर देना। तो अब आपके क्या एक तरह से मैथ्स के जो भी छोटे मोटे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। और नोट्स तो शॉर्ट नोट्स एक तरह से यही है। एक बार बुक मैं भी दिखा देता हूँ, कहाँ है बुक, बुक कहाँ, ये है, ये देखो, ये बुक है आपका हैंडबुक ऑफ मैथ्स। मान के चलो जैसे अपने अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम सब फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं इसमें फंक्शन कहाँ है, फंक्शन कहाँ है। ये जिसे मान के चलो आपका ये चैप्टर रह गया, पाराबोला रह गया, तो आपने क्या क्या इन चीज़ों को देखना चालू किया, इनमें से 50% आपको कुछ समझ में आया होगा, 50% नहीं आया होगा, तो उसको अंडरलाइन करना है और उसको फिर मुझसे पूछ लेना है। और इस बुक की अच्छी बात ये भी है कि आपको जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी यहाँ पता चल जाएगा। आपको जैसे मन में आया कि यार इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मुझे पढ़ना है क्या, देखो यहाँ टॉपिक है, इसका मतलब हाँ यार ये पढ़ना है, इसको छोड़ नहीं सकता मैं। तो जैसे अभी हम फंक्शन पे ट्राई करते हैं इस चीज़ों को, कि हमने फंक्शन में क्या देखा है, कहाँ है फंक्शन। अच्छा, ये हाइपरबोला है और लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है डायरेक्ट इसमें, तो उसका फंक्शन पहला चैप्टर होगा। जैसे ये फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन, इसमें हमें क्या देखना है, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन, बहुत सारे बच्चों का जैसे क्या है क्लास छूट जाता है। अब फिर आपको लगेगा क्या कि अरे यार क्या कहते हैं कि सर ने क्या पढ़ा दिया, नहीं पढ़ा दिया। तो ये आपको क्या करेगा, ट्रैक पे रखेगा कि अच्छा ये चीज़ छूट चुका है, ये चीज़ नहीं छूटा है। अगर कभी कभी मैं भी टॉपिक भूलता हूँ ना कि मैंने क्या पढ़ा दिया नहीं पढ़ाया, एक बार इस बुक को देख लेता हूँ कि कुछ छूट तो नहीं गया, क्योंकि ये है आपके कम से कम इन चीज़ों, ये तो आना ही चाहिए, इसके ज़्यादा आपको जितना है अच्छी बात है, कम से कम ये चीज़ तो आना ही चाहिए। अब जैसे फंक्शन के बहुत सारे बच्चों ने क्लास छोड़ दी होगी, अब मुझे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि मैं कहाँ से पढूं, क्या पढूं। रमित, आप सुन रहे हो, अगर सुन रहे हो तो जैसे क्या करना, थम्स अप का साइन दे देना, और अगर कुछ भी डाउट होगा तो डाउन का साइन दे देना, या फिर चैट में बोल देना, या फिर जैसे भी आपका मन करे। रमित, मेरी आवाज आ रही है आपको? रवि पता नहीं चल रहा है। ठीक है, जैसे मान के चलो क्या कि फंक्शन मेरा बिल्कुल छूट ही गया। अगर ये छूट गया तो क्या करूंगा, मैं जाऊंगा इस पेज नंबर 10 के ऊपर, कहाँ है ये, पेज नंबर 10 का ये 6 है, डोमेन। अच्छा यहीं से देख लो ये, अगर मुझे पता है कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, मुझे नहीं पता है, तो यहाँ देखो डोमेन का डेफिनेशन, कोडोमेन का डेफिनेशन और रेंज का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो यहाँ से जिसे लिखा हुआ है सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर, मतलब ये जो सेट बी जिसे हमने बताया था ना, ये एक्स होता है, ये हमारा वाई होता है, तो इनमें से क्या होता है, ये होता है हमारा डोमेन और ये होता है हमारा कोडोमेन। और इसी में से जो वैल्यू सिर्फ आंसर में आएगा वो हो जाएगा आपका रेंज, जिसे इसका इमेज, ये इसका इमेज, तो इसी इमेज को बोल देते हैं हम रेंज। और ये जो बाकी सारे पूरे का कॉम्बिनेशन लगे तो इसको बोलेंगे कोडोमेन। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अब किसी को मैंने बोल दिया बार बार रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब बच्चों ने क्लास मान के चलो की नहीं, लेकिन उसे समझना है, तो ये यहाँ पे आएगा, इस डेफिनेशन को पढ़ेगा और जो भी समझ में आएगा वो याद हो जाएगा। और हमने भी यही पढ़ाया था, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मान के चलो किसी ने ऐसा लिख दिया कॉपी के अंदर, मान के चलो ऐसा लिख दिया,
और कह रहा है कि यार सर ने भी यही पढ़ाया था। अब ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने ये तो नहीं पढ़ाया था कि ए बी और सी डी हो जाए, मैंने बोला था ए बी बी सी होना चाहिए, सी ए होना चाहिए। तो इस बात को कहाँ से वेरीफाई करोगे? तो वापस इसी वाले चैप्टर पे आना, बोलना क्या कि अच्छा सर ने, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। क्रॉस चेक में गए, देखे ए बी है, बी सी है, आंसर में ए सी है। तो बोले अच्छा नहीं ये होगा यार। तो आपको क्या करना है, क्रॉस चेक भी कर लेना है कि अच्छा कोई कुछ भी गलत बता रहा है तो नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ से आपको क्रॉस चेक हो जाएगा। जितनी भी सिली मिस्टेक्स होती थी ना, कोई कॉपी में गलत लिख देता है, कोई सुनने में गलती करता है, कभी मैं भी गलती कर देता हूँ, कभी प्लस को माइनस लिखने लगता हूँ, है ना। तो इन चीज़ों का जो एरर है वो खत्म हो जाएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन, अब ये सब इक्विवेलेंस क्लास ये सब नहीं पढ़ना, इसीलिए इन टॉपिक को कट कर देंगे फिलहाल के लिए। इनवर्स बताया था, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वही एफ ऑफ जी वाला। तो देखो टॉपिक एकदम टॉपिक चल रहा है। अब इसमें बहुत सारी बातें लिखी है, अगर ये समझ में आ गई, जैसे ये फॉर्मूला है, अब ये सब फॉर्मूला मेरे को बताना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले बच्चे इतना तो जान लें। अगर लेकिन अब आपका मन है कि नहीं मैं थोड़ा और ज़्यादा जान लूँ, तो यहाँ से आके ज़्यादा जान लो। तो अब क्या है ना, इस बुक के आने के बाद क्या हो जाएगा, आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको आएगा। अब किसी पे डिपेंडेंट एक तरह से नहीं रहने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे आइए, चीज़ों को पढ़िए और आगे बढ़ते जाइए। देखो डोमेन वोमेन ये सारा है, वन वन हमने पढ़ा था। अब वन वन बार बार भूल रहे हो तो यहाँ से देख लो, मैनी वन भूल रहे हो तो यहाँ से देख लो, है ना। ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, इन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू, इक्वली फंक्शन, यही सब मैंने भी बताया था। कांस्टेंट, आइडेंटिटी, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला जो हमने लिया था एक्स स्क्वायर वाला, जो कि ऐसा ग्राफ था। ठीक है, इसमें और भी एक्स्ट्रा भी चीज़ें दी हुई है जो मैं जैसे समय के ना रहने की वजह से नहीं बता पाता, जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन, मॉडुलस तो बता ही दिया था, सिग्नम भी बता दिया था। जिससे मैंने क्या किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो बता दिया। अब इसी के जैसा होता है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैंने सोचा कि चलो पहले ये बता तो बाद में बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ये है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो यहाँ से आपको ये भी सीख लेना है। फ्रैक्शनल पार्ट मैंने स्किप कर दिया, मैंने बोला पहले यही समझ में आ जाए फिर बताऊंगा। ये कहीं यूज भी नहीं आ रहा था, लेकिन आपको मन है कि नहीं मैं और ज़्यादा जानना चाहता हूँ, यहाँ से जान लो। एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉग हो गया, तो ये सारी चीज़ें देखो, पीरियोडिक फंक्शन हो गया। तो अब क्या है ना कि आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, और नोट्स बनाने का भी ज़्यादा टेंशन नहीं लोगे। लेकिन कम से कम इस बुक में जितनी भी चीज़ें हैं ये है कम से कम, कम से कम ये इतना तो आना ही चाहिए। इसके एक्स्ट्रा जो भी है वो क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना कि अभी हाइट एंड डिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर ये सब तो बाद में देखूंगा, अभी मैं आता हूँ डायरेक्ट हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर। चलो आज इसी से पढ़ते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर आते हैं। कहाँ है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, ये देखो, एक है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है, और ये हाइट एंड डिस्टेंस। आज इन दो चैप्टर्स को हम देखने वाले हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस पहले देखते हैं, 148 से ये देखो सारा ग्राफ भी दिया हुआ है। अब जो है आपको जो है ना, इधर उधर ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ग्राफ भी दिया हुआ है जो कल हमने पढ़ा, यहाँ से नोट से मिला सकते हो। तो हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करें। अगर शुरू करें तो बताइए, कोई डाउट है तो पूछिए फिर। थम्स अप का साइन दीजिए अगर शुरू करना है तो बताइए। रमित आपका क्या है? ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस ऐसा नहीं है कोई बड़ा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसका कॉन्सेप्ट भी उतने ही छोटे हैं। उस कॉन्सेप्ट में क्या देखना है यहीं से देख लेते हैं। पहला टर्म हमारा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स क्या होता है, ऊपर की तरफ देखना। कहाँ पे देखना? ऊपर देखना। ठीक है, ये देखो ये बंदा क्या कर रहा है, मान के चलो यहाँ इसकी आंखें हैं, यहाँ क्या है इसकी आंखें हैं, ये यहाँ से क्या देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है। अगर ये ऊपर देख रहा है तो एक अगर मेरा कोई ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है,
अगर मेरा क्या है, एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, तो यहाँ से ये कुछ एंगल तो बना रहा होगा ऊपर देखने के लिए। जैसे मान के चलो यहाँ पर कभी फ्लैग होगा, यहाँ पर हो सकता है कोई स्पेस, वो स्पेसशिप बोल रहा हूँ, फ्लाइट होगा, हो सकता है यहाँ कोई बिल्डिंग हो। तो ये ऊपर देखने के लिए जितना भी हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगा ना, उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। वो कितनी डिग्री एंगल आंख ऊपर उठा के देख रहा है। ठीक है, इसकी प्यारी सी आंखें नहीं बन पाई यार, ये तो कुछ खतरनाक सा बन गया। ऐसा कुछ बना लो। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा। जब वो नीचे देख रहा होगा, मान के चलो कोई खाई देख रहा है, ठीक है, कोई खाई देख रहा है, कोई गड्ढा देख रहा है, या फिर वो क्या है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, यहाँ से वो एकदम नीचे देख रहा है अपने रोड, किसी रोड को, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या करेगा, वापस से उसी हॉरिजॉन्टल लाइन से वो क्या करेगा, एक एंगल बनाता हुआ नीचे देखेगा। इसको मैं बोलता हूँ एंगल ऑफ डिप्रेशन। जितना थीटा एंगल वो नीचे देखेगा उसे कहूंगा डिप्रेशन। नाम में ही छिपा हुआ डिप्रेशन, मीन्स नीचे गड्ढे की तरफ देख रहा है। ठीक है, एक खास बात क्या है, ये सब जो एंगल होगा, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो, ये एक्यूट एंगल होगा, मीन्स छोटे छोटे एंगल होंगे, थीटा एंगल होगा बस। ठीक है, देख रहे हो कितना चीटा, क्योंकि अगर यहाँ 90 तक कर दोगे तब तो वो एकदम एग्जैक्ट अपने नीचे ही देखने लगेगा। तो इतना बड़ा एंगल नहीं होता है, एकदम छोटे छोटे एंगल होते हैं, ये ज्यादा बड़ा नहीं होता। अब मैं इन्हीं फॉर्मूले की बात कह रहा था। जिसे मान के चलो, अब कभी कभी क्या होता है ना, मैंने बोल दिया कि बच्चे ये बुक है, ये रट जाओ। अब बच्चे क्या करेंगे, ये सब फॉर्मूला भी रटना चालू कर देंगे। तो क्या करना है, जो चीजों को नहीं करना है वो तो मैं मना कर दूंगा, क्योंकि बोलूंगा ये बिल्कुल याद नहीं करना, ये भी याद नहीं करना, ये भी याद नहीं करना, ये भी याद नहीं करना, ये भी। तो एक बार क्या करना ना, इस बुक को जो खरीद सकता है वो खरीद ले, क्योंकि अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपके ये नोट्स हो जाएंगे। और मैं ये सब जैसे कटवाऊंगा, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं करना, ये तो आप सब कहाँ इसको नोट डाउन करोगे, आपके पास ऐसा कोई डिजिटल चीज थोड़ी है। तो इसके लिए खरीद लेगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जब ये देखो पूरा चैप्टर खत्म हो गया, तुम बोलोगे सर ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया और आप बोल रहे हो एक भी फॉर्मूला याद नहीं रखना। हाँ, तो याद नहीं रखना, बस यहाँ पर क्या याद रखना है, बेसिक ट्रिगो का चीज याद रखना है। जितना चीज आपने ट्रिगो में पढ़ा वही याद रखना है। तो सर ट्रिगो में क्या क्या पढ़ा, ट्रिगो में हमने पढ़ा साइन थीटा का फॉर्मूला, हमने कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा, और हमने टेन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा। साइन थीटा का फॉर्मूला सारे बताइए टेबल चैट में, क्या होगा आंसर। साइन थीटा बताओ क्या होगा। चैट में बताइए, T/H। आप सब बताइए, बाकी बच्चे थम्स अप करने के लिए निशान नहीं बैठे हो यहाँ, जो फॉर्मूला है वो बताइए। सर ओपन नहीं हो रही चैट, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। अच्छा अच्छा, चेतना आप बताइए। चेतना भी आज ध्यान नहीं, क्या चेतना आपका। चलिए कोई नहीं। तो साइन थीटा वही ट्रिक से याद था हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो यहाँ से साइन क्या हो जाएगा, P/H। कॉस क्या हो जाएगा, B/H। और टेन क्या हो जाएगा, P/V। पहला फॉर्मूला तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा फॉर्मूला क्या इंपॉर्टेंट है, कि मान के चलो आपके पास एक ट्रायंगल है, इस तरह से क्या है, ट्रायंगल है। अच्छा, तो क्या करना है आपको, यहाँ से मान के चलो ये हमारा एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, जिसमें ये हमारा कैपिटल ए है, बस एंगल ए है। ये कैपिटल बी है, इसका मतलब एंगल बी है। और ये कैपिटल सी है, ये मतलब एंगल सी है। इसके जस्ट सामने, कैपिटल ए के जस्ट सामने जो होता है वो होता है स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, और कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या याद रखना है,
यहीं से कि ये मैंने बार बार थीटा लिया हुआ होता है, इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये सारे के सारे फॉर्मूले मेरे बनते हैं। दो चीजें याद हो गई। मुझे लगता है क्या कि यही सफिशियंट है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ये दो अगर कॉन्सेप्ट आता है तो आप बना सकते हो, ये दो कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो नहीं बना पाओगे। रमित, ये दो कॉन्सेप्ट आपको आता है? इस दो कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अब सारे के सारे सवाल इसी दो कॉन्सेप्ट से बनवाऊंगा। हम्म। सर ये साइन थीटा की वो पीएच वैल्यू क्या है? ये अच्छा, इसको जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे मैं पढ़ता हूँ क्या, हाइपोटेनियस। तो इसी को मैंने बोला कैपिटल एच। जो ये वाला एच आपको दिख रहा है ना, ये वही एच है। जी। इसे मैं बोलता हूँ परपेंडिकुलर, अच्छा परपेंडिकुलर। अच्छा अच्छा। तो ये वो कैपिटल पी हो गया। और इसे मैं बोलता हूँ बेस, तो यही वो बी हो गया। तो जो बार बार आप देख रहे हम्म। हो ना कि जैसे पी बाय एच, तो यहाँ से पी बाय एच, ये अपॉन ये। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब यही सवाल, है, ठीक है सवाल सर। लगाना शुरू करें। और हाँ जी यहाँ हाँ तक जी। ये भी बता देता हूँ, ज्यादातर क्या होगा ना, टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे टेन का फॉर्मूला लगाना है या कॉस का फॉर्मूला लगाना है या साइन का फॉर्मूला? वो डिपेंड करेगा इसी के जस्ट फॉर्मूले पे। जैसे देखो, अगर मुझे पता है कि मुझे टेन थीटा का फॉर्मूला लगाना है, तो मुझे टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, पी बाय बी। अगर क्वेश्चन में आपको पी दे दिया है और बी दे दिया है, ऑब्वियस है, जब पी और बी दे दिया तो मैं टेन का ही तो फॉर्मूला लगाऊंगा। अगर आपको क्वेश्चन में क्या कर दे, बी दे दे और एच दे दे, मतलब बेस दे दे और हाइट दे दे, तो अब चैट में सारे लिखो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा। चैट में सारे बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा। टेन। टेन क्यों लगाएंगे, यहां से देखते हैं हम सब कि बी और एच, अब किस फॉर्मूले में बी है और किस फॉर्मूले में एच है, तो कॉस में है तो मैं कॉस का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो किसका फॉर्मूला लगाऊंगा, कॉस का फॉर्मूला। तो ये चीज क्या हो जाएगी, अंडरस्टूड हो जाएगी। मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये डिपेंड करेगा कि मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में मान के चलो गिवन भी आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है। हाँ, तो इस टाइप से क्या होगा, चीजें हमारी हो जाएंगी। अब आते हैं सवाल के ऊपर। ये क्या है, अच्छा ये कॉपी है, ये क्या है, अच्छा ये सब ये है। तो प्रैक्टिस सेट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, ये आपके पास क्या है, सवाल है। चलिए पहला सवाल बनाइए। सारे पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और आंसर बताओ, उसके बाद मैं फिर अटेम्प्ट करूंगा। सिक्सटी डिग्री, वेरी गुड। और सब बच्चे आंसर लाइए। आंसर का भी मुझे भी नहीं पता, एक बार चेक कर लेंगे क्या है। जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार डाउट पूछ ले, वरना फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाऊंगा।
कुलदीप आपका आंसर नहीं आया अब तक। वेरी गुड। कुलदीप नहीं आंसर आ रहा? सर अभी बता रहा हूँ सर, एक कर रहा जल्दी हूँ। बताइए। चलिए रमित, देखते हैं थोड़ी देर है ना, इसको करते कैसे है। जो भी ये स्टेटमेंट है मेरे पास, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, काम करना है। तो ब्लैक पे ये दिख रहा है कि नहीं? चलो अच्छा है। आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग काम करना है कि लिखा हुआ अ फ्लैग स्टाफ 6 मीटर हाई इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। तो मैं यहाँ अपनी ड्राइंग बनाता हूँ। तो ये एक टावर होगा, इस टावर के ऊपर क्या होगा, मान के चलो एक ऐसा फ्लैग है, ऐसा फ्लैग है। इस फ्लैग की हाइट मान के चलो और थोड़ा बड़ा फ्लैग बना देता हूँ। ये एक फ्लैग है मेरा, इस फ्लैग की हाइट मुझे दी हुई है 6 मीटर। इस फ्लैग की हाइट कितनी है, 6 मीटर। कास्ट अ शेडो विच इज 2√3 मीटर लॉन्ग व्हेन मेजर्ड अलोंग द ग्राउंड। अब जब क्या हुआ, आपने ग्राउंड के अलोंग मेजर किया, तो अब आपको पता है कि ये शेडो कैसे बनाएगा। सन कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, सन जब यहाँ पे होगा तभी तो इसकी रेज की हेल्प से क्या होगा, यहाँ पर इसका शेडो बन जाएगा। तो शेडो की लेंथ उसने क्या बताई, 2√3, जब वो ग्राउंड पे था। द एंगल इन द डिग्री, तो वही कह रहा है कि द एंगल इन द डिग्री दैट द सन रेज मेक विद द ग्राउंड। अब देखो ये सन रेज क्या होगा, ऐसे ही तो आएगा सन का रेज। अब कह रहा है क्या कि सन रेज और इसके बीच में जो है कितने डिग्री का एंगल बनेगा वो बताओ, ये थीटा बताओ। तो मुझे दिख रहा है, अब क्या करो, अपनी इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ और जो बेकार बेकार का डेटा है उसे गायब कर दो। ये लो, ये डेटा मुझे काम का ही नहीं था, ये डेटा मुझे मुझे किसी काम का नहीं है ये डेटा। अब मुझे प्रॉपर दिख रहा है, एक ट्रायंगल बन गया यार। ये तो एक ऐसा ट्रायंगल, अभी मैंने कुछ देर पहले पढ़ा, एक ऐसा ट्रायंगल ये मैं बन गया जिसकी जिसको जिसका बेस मुझे पता है, जिसकी हाइट मुझे पता है, और मुझसे थीटा बोल रहा है। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला लेंगे। ये है मेरा बेस और ये है मेरा हाइट। कुछ देर पहले मैंने कहाँ से लिया, मेरे वो कहाँ गई, ये वाला। इसको मैंने क्या माना था, हाइट। हाइट ने इसको परपेंडिकुलर माना हो, तो ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर। अब देखो किस फॉर्मूले में परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, वो फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ जाते हैं, देखते हैं किसमें परपेंडिकुलर और बेस है। यही तो अभी बताया था कुछ देर पहले, परपेंडिकुलर और बेस, इसका मतलब टेन थीटा में है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, टेन थीटा का फॉर्मूला लगा देना है। मैंने बोला टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में क्या होगा 6 मीटर, बेस में क्या होगा 2/√3। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, ये क्या हो जाएगा, 2 से 3 कट जाएगा, और 3 को मैं कैसे लिखता हूँ, √3 इंटू √3 अपॉन नीचे भी क्या है √3, एक बार और √3 कट गया, तो आंसर क्या आ गया, √3। इसका मतलब आंसर आ गया मेरा टेन थीटा इज इक्वल टू √3। अब बताइए टेन के किस वैल्यू पे, टेन के किस थीटा पे √3 होता है। अब इसके लिए प्रॉपर पूरा टेबल है, टेबल भी आज देख लेते हैं थोड़ा सा, कल भी पढ़ाया था लेकिन उस टेबल को बार बार देखने की जरूरत है हमें। ये क्या है हमारे पास, सर्कल है, उस टेबल को बार बार याद कीजिए। ये मैं उन बच्चों के लिए बस बता रहा हूँ जिसको बार बार ये डाउट हो जाता है, वरना तो मैं अभी तुरंत आगे बढ़ जाऊं। ये पहला सवाल है इसीलिए इसके ऊपर इतना ज्यादा टाइम भी दे रहा हूँ। आगे से क्या होगा, जो ना समझ में आए वो तुरंत पूछ लेना बस। ट्रिगो के सारे फॉर्मूले याद करना शुरू कर दो अब, जैसे ये टेबल। रमित आपके लिए, आपको कैसे पता चलेगा रमित की टेन थीटा की वैल्यू √3 कब आती है। तो आपको क्या करना है, इस टेबल पे जाना है, ये देखो टेन की वैल्यू √3, ये है टेन, ये है √3, किस पे है 60 डिग्री पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या पहला सबको समझ में आ गया।
अगर समझ में आ, अरे ये आपको दिख रहा है कि नहीं सही से यार? ये जो मैं लिख रहा हूँ रेड पेन से, ये दिख रहा है आप सबों को? या दिखने में दिक्कत हो रही है? नहीं दिख रहा ना? चलो कलर बदल देता हूँ फिलहाल के लिए, इसका कलर भी वाइट ही कर देता हूँ। अब दिख रहा है? हम्म। तो रमित आपको समझ में आया ये चीज? रमित? यस सर। ठीक है, अब क्या करो, क्वेश्चन नंबर 2 सारे बनाओ। जिसको भी देखना होगा वो जूम करके ऐसे देख लेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। 17.3 आ रहा है, ऑप्शन है हमारे पास। 17 कर दो। हाँ हाँ, 17 कर दो। सबों का आ गया? कुलदीप तुम्हारा आ गया? रमित आप भी एक बार बता दो, वरना एक बार क्या करूंगा, बस हल्का सा इसमें डायग्राम बना के फॉर्मूला लिख दूंगा, आगे सॉल्व करना आपका फिर काम रहेगा। चलो एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन क्या है। लिखा हुआ है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन, वापस से एलिवेशन मीन्स ऊपर देख रहा है ये, ऑफ द टिप ऑफ अ फ्लैग स्टाफ फ्रॉम द पॉइंट 10 मीटर ड्यू साउथ ऑफ इट्स बेस इज 60 डिग्री। इसमें बहुत कुछ दे रखा है। उन्होंने बोला कि किसी क्या करो, एक साइड एंगल पे चले जाओ, मान के चलो 10 मीटर आप चले गए साउथ। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इधर तो वेस्ट होता है, वो डायग्राम में साउथ मुझे इधर दिखाना होगा, तो इधर मैं 3D में दिखा नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैंने अभी फिलहाल इधर साउथ ले लिया है। और मुझे क्या करना है, बस जमीन पे चलना है, तो ग्राउंड पे चलने को मैं इसी तरह से तो दिखाता हूँ, और ऊपर वाले चलने को इधर दिखाता हूँ। तो जब मैं ग्राउंड पे चला तो कितना चला, जब मैं 10 मीटर ग्राउंड पे चला इस साइड, तो क्या कह रहा है, एक यहाँ पर हमारा क्या है, वापस से फ्लैग है, एक क्या है मान के चलो ऐसा मेरा फ्लैग है। एंगल ऑफ एलिवेशन टिप ऑफ द फ्लैग, मतलब इस पूरे फ्लैग के टिप पे मैंने देखा, तो ये बना रहा है 60 डिग्री का एंगल। कितने का बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल। अगर ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो पूछ रहा है हाइट क्या होगी। अब लो वापस से वही फॉर्मूला, मेरे को क्या है, बेस दिया हुआ है, मेरे को क्या है, हाइट दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर इसे बोलो, इसे परपेंडिकुलर मैं कहूँगा, परपेंडिकुलर मेरे को दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन थीटा, टेन 60 डिग्री मुझे पता है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से P निकालना है, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन, टेन और 1060, 1060 की वैल्यू कितनी, √3 है ना। अभी तो हमने देखा 1060, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 17 मीटर जो आ रहा है सही आंसर है सर। कोई डाउट है तो पूछिए, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। इसको और कोई कलर कर सकते हैं क्या? ये कलर गंदा लग रहा है, ये कलर भी ठीक है, ये भी चल जाएगा। आगे बढ़ूं? अगर आगे बढ़ूं तो थम्स अप का साइन दीजिए।
ठीक है ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए अब। 3 का आंसर क्या है? मैं बगल में डायग्राम बनाता जाता हूँ। 15√3 ऑप्शन है, वेरी गुड। तो देखिए, आपने इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इसमें जितने फॉर्मूले थे हमारे पास, किसी की जरूरत नहीं है। ये ऐसे ही बेकार फॉर्मूला है, आपको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से बना लेना है। तो देखते हैं एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं क्या है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं बड़ा कर, अच्छा पहले बड़ा लिखता हूँ, उसके बाद से छोटा कर लेंगे। एक टावर है ऑफ हाइट 15 मीटर, स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ये लो 15 मीटर का टावर मैंने बना दिया। मैंने क्या किया, 15 मीटर का टावर बना दिया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 30। ये वापस से वही है कि कितनी दूरी में चला जाऊं कि जब मैं यहाँ से ऊपर बिल्डिंग को देखूं तो मुझे क्या है, 30 डिग्री दिखना चाहिए। ठीक है, तो पूछा कि एक्स क्या होगा। ये लो वापस घूम फिर के वैसा ही सवाल। ये मुझे पता है परपेंडिकुलर है, ये मुझे पता है बेस है। जब भी परपेंडिकुलर और बेस देगा, और ऐसे मैंने आपको कहा भी था कि ज्यादातर क्या है ना, 10 के फॉर्मूले से ही बन जाएगा, आपको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, मुझे पता है 10 एंगल दिया हुआ है, क्या 30 दिया हुआ है। 10 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस मुझे पता शायद नहीं है, नहीं है। तो यह x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/10 30। और 10 30 क्या होता है, 10 30 की वैल्यू क्या होती है, अगर किसी को नहीं पता तो यहाँ पे जाए, 10 देखे, 30 देखे, लिखा हुआ है 1/√2। तो यहाँ पे 1/√2 करेगा, 1/√3। और यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, 15√3। जो भी मीटर वीटर है, मीटर का ध्यान रखना। वैसे तो ऑब्जेक्टिव है तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो देखो ये एक बार तो कितना छोटा छोटा सवाल होता है आपके पास। अगर एक पूछ दे तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी आ सकता है ऐसे सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। मैं भी साइड में डायग्राम बना देता हूँ। हाँ ये खुद से बनाओ, उसके बाद डायग्राम मैं बाद में बनाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सिर्फ हाईलाइट कर देता हूँ। आंसर आ जाए तो बच्चे तुरंत बताइएगा। दुखी हो गया आपके साथ काम करके सर।
किसी का आंसर आया? समझाना चालू करूं? किसी का आंसर नहीं आ रहा? ए, चलिए ठीक है, समझाना चालू करता हूँ, देखता हूँ। इसमें इस तरह से है कि अ पर्सन एट द टॉप ऑफ अ हिल ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो ये क्या है ना, मान के चलो ऐसा कोई हिल होगा, वो यहाँ पर कहीं बैठा होगा और यहाँ से ये नीचे देख रहा है, ठीक है, नीचे देख रहा है। अब आपको पता है कि एंगल कैसे बनता है, अगर इस टाइप से है तो ये यहाँ से इस तरह से नीचे देख रहा होगा, ये एंगल की बात चल रही है। डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive किलोमीटर। अच्छा, 1 1 किलोमीटर पे देख रहा है। पहले इसने यहाँ पे देखा होगा, एक पत्थर यहाँ पे होगा, इसको देखा होगा, और फिर क्या होगा, मान के चलो एक पत्थर यहाँ पे होगा, इधर देखा होगा, एक पत्थर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे देखा होगा इसने, ठीक है। देखा तो क्या हुआ, ऑन अ रोड लीडिंग टू द फुट ऑफ द हिल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है, जब उसने यहाँ से यहाँ देखा तो 30 डिग्री, और जब उसने यहाँ से एकदम टोटल यहाँ तक देखा तो कितना डिग्री, 60 डिग्री। ऐसा ऐसा डायग्राम बन रहा है। तो बेकार की चीज़ें उसको मिटा देता हूँ, ये हिल की ज़रूरत नहीं है। अब ये इस लाइन की ज़रूरत अभी है क्या, अभी है थोड़ी देर, ठीक है। तो पूछ रहा था हाइट ऑफ द हिल क्या होगा, तो मतलब ये हाइट आपसे पूछा है कि ये हाइट ऑफ द हिल क्या होगा, ये हाइट ऑफ द हिल क्या होगा, मतलब आपसे परपेंडिकुलर पूछा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ क्या होगा। तो मैंने क्या किया, अपना एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये लो, ये एंगल कितना होगा, मुझे पता है क्या कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या आते हैं, बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर वो 30 है तो वो भी 30 होगा, और ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60। अब जो वापस जो डेटा नहीं चाहिए उसे मैं क्या करूँगा, मिटा दूंगा। मुझे ये डेटा का काम हो गया, इस डेटा का काम हो गया, ये हो गया। मुझे एकदम सिंपल ट्रायंगल दिखना चाहिए, ये लो आपके पास ट्रायंगल है। अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द, हाइट पूछा है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं दिया, ये क्या होगा बताओ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा बताओ। ये अगर x होगा तो ये x+1 होगा, या कैसा होगा बताओ। जो ये मैंने लिखा है कि अगर पहला x होगा तो दूसरा x+1 होगा, क्या ये बात सच है? ठीक है, अगर ये सच है तो अब क्या करते हैं, मुझे दिख रहा है कि दो बार ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा ऐसा और दूसरी बार ट्रायंगल बनेगा ऐसा। तो मतलब मेरे को दो बार ये फॉर्मूला लगाना है। तो पहला बार फॉर्मूला क्या लगाओ, वापस से वही है, आपके पास बेस दिया हुआ, परपेंडिकुलर दिया हुआ, तो 10 का ही फॉर्मूला लगेगा। तो एक फॉर्मूला हो जाएगा 10 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाय बेस क्या हो जाएगा, x+1। और दूसरी बार फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, p बाय x। अब देखो यहाँ p कॉमन है, तो दोनों के इक्वेशन को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। सारे अब इसके ऊपर काम करके बताइए आंसर आया कि नहीं आया। आंसर बताइए, आंसर। आंसर अब तक नहीं आया क्या?
क्या नाम है उनका, निशांत, आपका आंसर नहीं आया? सर आ गया था, वो चैट ओपन नहीं हो रही, पता नहीं क्या इशू हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, कुलदीप आप बताओ। चलो मैं ही कर देता हूँ। कहाँ गया ये? अच्छा ये इस तरह से है, ये x यहाँ से पूरा x+1 लेना है ना, क्योंकि 1 किलोमीटर वो आगे कह रहा है, तो यही तो होगा x+1। तो मैंने फॉर्मूला ठीक लिखा, यहाँ पे दिखाना बस था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1030। 1030 क्या होता है हमारे पास, जिसे नहीं पता वो जाए यहाँ पर, देखिए 1030 1/√3। तो यहाँ पे लिख देना है x+1 और अपॉन में क्या आ जाएगा, √3। यहाँ से एक बार p निकालते हैं, क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू हो जाएगा x 1060। 1060 कितना होगा, 1060 हमारे पास हो जाएगा √3। तो वापस आइए, यहाँ लिख दीजिए √3। अब देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों में क्या है, p इज इक्वल टू ये, p इज इक्वल टू ये, इसका मतलब दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ मैंने इक्वेट कर दिया। x+1 अपॉन √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x√3। इन दोनों को अब सॉल्व कर लो, यहाँ से √3 हो जाएगा, x+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या था, यहाँ मैंने कहा गलती की, ये कहाँ गड़बड़ी दिख रहा है मुझे, x+1 1/√3 और ये भी ये हो गया। यहाँ से तो मेरा आंसर 2 के आसपास आ रहा है। ये कहाँ गलती हो गई, बता सकता है मुझे? आप सबको चैट भी नहीं होता ना, तो इंटरेक्टिव नहीं था। साइन सर 1/2 वैल्यू ऑफ XH है। चलो फिर से देख लेता हूँ मैं। 1030 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1030 इज इक्वल टू p/, 1060 लिख लेता हूँ पहले। 1060 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/h। तो p/ क्या हो जाएगा मेरा x। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को पता चल गया x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1060 √3 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा p/√3। पहला ये हो गया मेरे पास। दूसरा मेरे पास क्या है, 1030 है। 1030 की मुझे पता है वैल्यू होती है 1/√3 और p होता है p और ये होता है हमारा x+1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x+1 मतलब p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x+1 अपॉन p इज इक्वल टू √3x। p इज इक्वल टू x+1 √3। ठीक है, तो यहाँ से p इज इक्वल टू ये आ गया, यहाँ से p इज इक्वल टू ये आ गया। अच्छा अच्छा, आपसे पूछा क्या गया है, देखो द हाइट ऑफ द हिल, आपसे p ही तो पूछा गया, कोई बात नहीं है। मैंने क्या किया ना, p को ही गायब कर दिया। अभी तक जो मैं निकाल रहा था वो x निकाल रहा था, गलती कुछ नहीं थी, x निकाल रहा था मैं। फिर जब x की जगह रखोगे तो आ जाएगा आंसर। समझा दिक्कत क्या था, मैंने निकाला x, वो पूछ रहा था आपसे p, तो ये हुआ दिक्कत, और कुछ नहीं। तो जैसे जैसे चल रहा था सब कुछ वैसे ही ठीक था। तो आपको क्या करना है, मान के चलो p और p इक्वल कर दिया आपने, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3x। तो यहाँ से अभी मैंने सॉल्व किया, x+1 अपॉन √3 इज इक्वल टू क्या होता हमारा,
√3x। जब इसे मैंने फर्दर आगे सॉल्व किया तो हो जाएगा मेरे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, और यहां से क्या हो जाएगा x इधर चला जाएगा तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, और यहां से x इज इक्वल टू क्या 1/2। तो ये मेरा आया है अभी x, लेकिन क्या मुझे x चाहिए? नहीं, मुझे चाहिए p। तो किसी फॉर्मूले में रख दो, किसी भी फॉर्मूले में, जैसे पहले वाले फॉर्मूले में रख दो, यहां से इस फॉर्मूले को उठा के यहां रख दो। जैसे लिखना है कि वी नो दैट क्या है हमें पता कि p इज इक्वल टू √3x। तो यहाँ से p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3x की वैल्यू 1/2, तो आंसर आ गया p इज इक्वल टू √3/2। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? अगर समझ में आ गई तो आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गई? गुड गुड। तो ये करना था आपसे, क्या पूछा जाए वो करना है। अगर इसका एक और आप टाइम बचा सकते थे अपना, कि उसने जब मुझसे x ही पूछा है तो आप क्या करते, यहाँ पर x को इक्वेट कर देते, x इज इक्वल टू ये, और यहाँ से x इक्वल टू ये, तो आंसर आपका डायरेक्ट x में आ जाता, p में आ जाता। कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है क्या? हो गया है शायद, नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए। 3 क्वेश्चन आप फटाक फटाक कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 तीनों का आंसर एक बार में निकालिए, और मैं एक बार में डिस्कस कर लूंगा। अच्छा, इसको वाइट ही रखते हैं ना, ये आपसे वो दिक्कत हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर किसका आंसर था? 4th का था क्या? 4th का था। ये किसका है? 3rd का है। ये किसका है? 2nd का। ये किसका है? 1st का। क्वेश्चन नंबर 5th, डायग्राम में बना देता हूँ। पहले का 10 मीटर आ रहा है। पहले का 10 मीटर, वेरी गुड। दूसरे का?
पहला का सॉल्यूशन मैंने कर दिया है। अगर किसी को डाउट है इस पहले वाले सॉल्यूशन में तो मुझसे पूछे, वरना फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। उसको मैं वाइट कर देता हूँ। येलो कैसा है? येलो ज्यादा दिख रहा है। पहले में कोई डाउट है चेतना, या फिर किसी बच्चे को भी? पहले का मैंने सॉल्यूशन यहाँ लिख दिया है, वही बेसिक बेसिक बार बार काम कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसे समझाया नहीं। ये कौन सा क्वेश्चन है? चौथा हो गया, ये है पांचवा। छठा भी बनाता हूँ, जिसे डाउट है वो देख ले, है ना। द एंगल ऑफ elevation of the top of a tower as observed from the bottom and top of a building of height 60 मीटर। एक मेरे पास बिल्डिंग है जो कि 60 मीटर हाइट की है। वो क्या कर रहा है, यहां से एक बिल्डिंग को देख रहा है, और वो क्या कर रहा है, यहां से भी उसी को देख रहा है। जब उसने बॉटम से देखा, जब उसने बॉटम से देखा तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? जब उसने बॉटम से देखा तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा था वो? 60 डिग्री का। और जब उसने टॉप से देखा तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा था मेरे पास? 45 डिग्री का। द डिस्टेंस ऑफ द बेस ऑफ अ टावर फ्रॉम द बेस ऑफ अ बिल्डिंग। अब क्या हो जाएगा, ये जो डेटा नहीं चाहिए उसे मिटा दो। ये मुझे बिल्डिंग नहीं चाहिए, मुझे और क्या नहीं चाहिए, मान के चलो ये लाइन भी फिलहाल नहीं चाहिए, और ये लाइन अभी भी नहीं चाहिए। अब देखते हैं क्या इस तरह से बन रहा है कि वो यहाँ से देख रहा था तो क्या बात हो रही थी, और जब वो यहाँ से देखा तो क्या बात हो रही थी, और ये बन गया मेरा प्रॉपर फिगर। ठीक है, तो दिख रहा है यहाँ दो फिगर बन गए हैं एग्जैक्टली। यहाँ पे थी आपकी, ये है टावर, ये था आपका टावर। तो टावर पूरा का पूरा कितना, मान के चलो परपेंडिकुलर का पूरा टावर था, और बेस अभी भी ये बेस सेम सेम की बिल्डिंग का बेस तो अभी भी सेम सेम है। तो मतलब दो बेस के लिए अलग अलग दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, दो बार ट्रिगो का फॉर्मूला लगा देंगे। एक बार हो जाएगा मेरा इस ट्रायंगल के लिए, इस छोटू ट्रायंगल के लिए, और एक बार हो जाएगा इसके लिए। दोनों को फॉर्मूला करोगे वापस तो सारे तो मेरे को 10 से ही बन रहे हैं यार, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे एक चीज मैटर करेगा कि ये P जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो आपको पता ही था पहली बात, ये कितना है, ये बिल्डिंग के जितना ही तो होगा। यहाँ बिल्डिंग था ना अभी हमारा, इस बिल्डिंग के जितनी हाइट तो होगी। इस बिल्डिंग की हाइट 60 मीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगी 60 मीटर। और इसके ऊपर का मुझे नहीं पता था, तो इसके ऊपर का मैंने क्या मान लिया फिलहाल, x। इसके ऊपर का क्या मान लिया, x। तो अब पहले वाले ट्रायंगल के लिए देखो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर x अपॉन b। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, टेन सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू, टेन सिक्सटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 प्लस एक्स अपॉन
60 प्लस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास, बी। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब आपको यहाँ क्या कर देना है, बस इक्वेट कर दो b इज इक्वल टू बी, इक्वेट b इज इक्वल टू बी, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आया सारे बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आया बताइए। लगता है किसी का नहीं आया क्या, करके बता दूं। अगर करके बताना है तो थम्स अप का साइन दीजिए, अगर आगे बढ़ना है तो डाउन कर दीजिए। कोई साइन नहीं आ रहा भाई, लगता है बच्चे कर ही रहे हैं। अच्छा ये डायग्राम लगता है समझ में नहीं आया था ना, चलो मैं आगे बढ़ के करता जाता हूँ, अगर किसी को डाउट होगा तो वो मुझसे पूछ ही लेगा। b इज इक्वल टू बी इक्वेट करना है तो इक्वेशन 1 से b निकालते हैं, तो इक्वेशन 1 b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा x अपॉन 1045, और 1045 कितना होता है 1, तो यहाँ से तो आ गया b इज इक्वल टू एक्स, कोई टेंशन ही नहीं है। दूसरे इक्वेशन को पकड़ते हैं, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 60 प्लस एक्स अपॉन 1060, और 1060 कितना होता है √3, तो यहाँ से आ गया ये। अब इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा x इज इक्वल टू 60 प्लस एक्स अपॉन √3। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास √3x इज इक्वल टू 60 प्लस एक्स। यहाँ से मैं क्या कर लूँ, x कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, और यहाँ से x क्या हो जाएगा 60 अपॉन √3 माइनस 1। कोई है हमारे पास ऑप्शन। सर यही आ रहा है बट ऑप्शन मैच नहीं करता। अच्छा 30 √3 माइनस 1, अच्छा इन्होंने क्या किया थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। सर शायद रैशनलाइज करना पड़ेगा सर। रेशनलाइज कर दीजिए, हाँ रेशनलाइज कर दीजिए, सही कह रहे हैं। जब ऐसा ना दिखे तो एक बार रेशनलाइज कर दो, √3 + 1, √3 + 1, रेशनलाइज कीजिए। √3 माइनस +1 आ जाएगा। चलिए इसके बाद हो जाएगा 30 √3 + 1। ज़्यादा से ज़्यादा इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं बनेगा। और आप देख पा रहे हो कि कुछ डिफिकल्टी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग दिमाग भी नहीं लगाना इसमें, तो मुझे तो यही लग रहा है। बस क्या करना है, काम करते जाना है आगे बढ़ के, खुद ब खुद आंसर आ रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या था 6। क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 मैं साइड में करता जाता हूँ, अपना आप करते जाओ। इसमें डायग्राम बनाना एक आर्ट है, कला है, वो तभी आएगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन बनाओगे। अच्छा यहाँ 2 पोल दिया हुआ है, एक 10 मीटर का है और एक मेरे पास 20 मीटर का है। ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर है। द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप, अच्छा इसके टॉप को मिला देते हैं। कितना एंगल बना रहा है, तो ये बनाएगा मेरे पास 15 डिग्री का एंगल। ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द पोल, अच्छा इसके बीच का बेस पूछा है, तो जो नहीं चाहिए उसे मिटा देते हैं। ये पोल गया, ये भी पोल गया, ये गया, ये गया, इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। मतलब क्या है कि इसके बीच का आपसे डिस्टेंस पूछा है जो कि बेस है,
और ये हाइट आपको नहीं पता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का आपको डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर। और हाइट से यहाँ 10 हो जाएगी ना। हाँ ये हो जाएगा 10 और 10, ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ से भी 10 और ये यहाँ भी 10। बस, तो फॉर्मूला तो मुझे सिंपल दिख रहा है। 10 15 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ से बेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 अपॉन 10 15। अब डिपेंड करता है क्या कि आपको 10 15 कैसे निकालोगे। क्या ये निकालना किसी को आता है, 10 15 कैसे निकालेंगे? कुलदीप आप बताओ, 10 15 कैसे निकालोगे? सर 19 माइनस कर दे, 90। 10 90 माइनस क्या बताओ? और 10 90 के साथ करोगे तो ये कॉट बना देगा, तो 10 थोड़ी रहेगा, क्योंकि 90 के साथ चीजें बदल जाती है ना। 90 तो नहीं करेंगे। ये सर क्या करेंगे बताइए? आते हैं अपना ये वाला। क्या मैं 10 को ऐसे लिख सकता हूँ 45? ये क्या था भाई? 10 45 माइनस 30। ऐसा लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। अच्छा, अब 10 15 अलग से निकालते हैं, इसको भी मैं गंदा नहीं करता हूँ। 10 15 निकालने का एक अलग से यहाँ से मैं इसको यहाँ से बना रहा हूँ कि ऐसा कोई भी एंगल निकालते कैसे हैं जो मुझे ना पता हो। मुझे अभी तक यही पता था, 0 पता था, 30 पता है, 45 पता है, 60 वी नो, 90 वी नो। सो विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल वी विल फाइंड 10 15। तो 10 15 क्या हो जाएगा? वी कैन राइट 10 15 एज 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। We already know the formula of 10. This is b minus c, or you can write a minus c. What is 10a minus c? 10a minus 10c upon 1 plus 10a 10c. This is the formula. So what is the 10a according to our question? 1045 minus 1030 degree upon 1 plus 1045 degree into 1030 degree. We know all the value of 1045, we know 1030, 1045, 1030. So accordingly, what is 1045? 1 minus, what is 1030? 1 upon root 3 upon 1 plus 1 multiply 1 upon root 3. To solve this equation or solve this expression, what is the answer? After solving this, what we will get? What we will get? First root 3 minus 1 and then root 3 plus 1. ओके, आप इसके बाद रेशनलाइज भी कर सकते हो या फिर इसको आप ऐसे छोड़ भी सकते हो। क्या रेशनलाइज कर दे? एक बार रेशनलाइज कर देते हैं, वैसे आगे देख लेंगे। इसका मतलब है मुझे पता चल गया 10 15 डिग्री इज इक्वल टू ये होता है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा? अब इसमें यहाँ रखते हैं b इज इक्वल टू, हमें यहाँ से पता था b इज इक्वल टू 10 अपॉन, ये नीचे आएगा तो क्या होगा, माइनस वाला नीचे हो जाएगा और प्लस वाला ऊपर। माइनस वाला नीचे, चलो मैं इसको अच्छे से यहाँ लिख लेता हूँ, प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे, ये आ गया। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में ऐसा कुछ जा रहा है क्या? ऑप्शन में उससे आपने डायरेक्ट आंसर पूछा है, इसका मतलब क्या है, मुझे इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है, तो इसको रैशनलाइज कर दीजिए एक बार। और वैसे भी ऐसी चीज़ को रैशनलाइज करना ही पड़ता है। तो 10 इसको रैशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2,
इसको करोगे तो 2 आ जाएगा ना, ये तो छोटी सी बात है। और जब इसे फर्दर आप सॉल्व करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 + 1 4, 4 + 2 √3, तो 4 + 2 √3, √3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.73। यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है। √3 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है 1.73, तो वहाँ क्या था मेरा 2√3, तो 2 को उससे मल्टीप्लाई करोगे लगभग, तो कितना 2 7 जा 14, 4 2 1 3, 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा आंसर। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, ये यहाँ से एक बार कट कर दो, 5 5 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4 + 3 पॉइंट कितना आ जाएगा 3.46, आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 37.3 मीटर। ये हो गया हमारे पास आंसर। क्या इस कैलकुलेशन में कोई दिक्कत? ये है कैलकुलेशन, अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए, वरना फिर चीजें यहीं पर हमारे एंड हो जाएंगे। किसी को कोई डाउट? गुड। और किसी को कोई डाउट? तो आज आपका चैप्टर क्या हुआ, आपका एक तरह से हाइट एंड डिस्टेंस क्या हुआ, आपका फिनिश हो गया है। और एक चीज़ क्या बची इसके बाद, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, वो भी अगले आने वाले क्लासों में देख लेंगे। तो एक बार अपना देख लेते हैं चलना क्या है मेरा, कहाँ पे थे हम सब। ये देख लेते हैं, 20 तारीख को अगर टेस्ट है, तो 20 तारीख को टेस्ट है। आज कितना तारीख हो गया, आज हो गया आपके पास 15। आपके पास चैप्टर कितने रह गए, 2, एक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, एक रह गया कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 चैप्टर रह गए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। और मेरे पास डेट कितना है, मेरे पास 16 तारीख भी बचा हुआ है, 16 है मेरे पास, 17 है मेरे पास, 18 है, 19 है, 20 है। और 16 को क्या हो जाएगा संडे, 17 को क्या हो जाएगा मंडे, 18 को ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो अगली क्लास आपकी ट्यूसडे को होगी, जिस दिन हम हाइट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। और अगली क्लास उसके बाद 19 को होगी, जिस दिन हम क्या पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको क्या हो जाएगा ना, अब इतने सारे चैप्टर का कॉम्बिनेशन आपको मैंने रिवाइज कराया है। इससे क्या करना है आपको, जैसे अभी देखा आपने कि कैसे यहाँ पर क्या हुआ 10 का फॉर्मूला लग गया, ये देखा ना आपने, तो ये ट्रिगो से आया है, और ये भी ट्रिगो का फॉर्मूला है, तो आपको ट्रिगो भी रिवाइज करना है। तो मैं क्या था ये, तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, तो मैं 18 को पढ़ाऊंगा क्या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, 19 को पढ़ाऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। 20 तारीख के टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है क्लास। आज की क्लास में कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना ये पीडीएफ कहाँ गया, लास्ट वाला पीडीएफ में भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है। ये आपके पास भी सेव रहेगा, और बाकियों का भी अगर काम होगा तो आ ही जाएगा, ठीक है। क्लास खत्म कर सकते हैं, ओके। राम राम सबको, मजे से जाके अब एंजॉय कीजिए। राम राम सर। ओके राम राम भाई हो, ये पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में, देख लेना, ठीक है। ओके सर। रमित आपको समझ में आया ये? यस सर, बस इसी प्रैक्टिस के कर ऊपर लूंगा सर। तो बस ऐसे धीरे धीरे चीजों को समझते जाओ, हो जाएगा, कुछ ज्यादा कोई हाँ टफ जी। नहीं है हाँ ना। जी सर। हाँ ओके, जी। ओके सर। ओके, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।